आज से कोई 5-6 साल पहले ट्रेंड शुरू हुआ था, हर शख्स चाहता था कि उसके पास एक 660 सीसी जापानीज़ गाड़ी हो, क्योंकि ये फ्यूल एफिशिएंट भी होती हैं और इकोनॉमिकल भी होती थी। उस ज़माने में इन गाड़ियों की प्राइसेस जो थी तकरीबन 10 लाख से शुरू हो जाती थी एंड इट विल गो अप टू 20 लाख। आज हमारे पास कैसी ही गाड़ी है और टुडे वी गोना फाइंड आउट क्या ये गाड़ी सच में आज भी इकोनॉमिकल है, शुड वी बाय दिस कार या कोई और 660 सीसी जापानीज़ कार। तो इसके लिए हम इस गाड़ी के ओनर से मिलेंगे। कैसे हैं अब्दुल्ला भाई? ठीक ठाक। तो अब्दुल्ला भाई, व्हाट इज़ दिस कार? ये है जी वैगन आर जापानीज़ एंड 2012 मॉडल है ये 2012 मॉडल है और 15 की इम्पोर्ट है ना? यस। ठीक है, तो आपने ये गाड़ी कब ली थी? मैंने ये इसी साल 2023 के स्टार्ट में विंटर्स में ली थी। इसी साल ही ली है और उसके मेरे ख्याल से विंटर्स के बाद जो हमारी इकोनॉमी है उसमें इतना चेंज नहीं आया, स्टेबल है, प्राइसेस भी थोड़ी सी स्टेबल हैं। जिस टाइम मैंने ली थी उस टाइम काफ़ी ऊपर जा रही थी इसकी प्राइसेस, मतलब एक बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही थी प्राइसेस के अंदर। ठीक हो गया। कितने की पड़ी थी आपको ये गाड़ी? ये 18 लाख रुपीज़ की। आज भी मेरे ख्याल से इस गाड़ी की वैल्यू 18 लाख 17 लाख से शुरू हो जाती है। इट विल गो अप टू लाइक 22 लाख ऑलमोस्ट। रिव्यू से पहले लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस कार। इस गाड़ी का नाम है वैगन आर। वैगन का मतलब है कि हैचबैक को वैगन की तरह ऊंचा किया गया है ताकि इसकी कैबिन स्पेस ज़्यादा हो सके, और आर का मतलब है रेवोल्यूशन, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज़ द रेवोल्यूशन इन कार इंडस्ट्री कि छोटी गाड़ी को वैगन की तरह हाइट किया गया है ताकि उसकी स्पेस ज़्यादा हो सके। तो ये गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं। दिस स्पेसिफिक कार इज़ 2012 मॉडल और ये 4th जनरेशन है। 4th जनरेशन जो थी वो 2008 से लेके 2012 तक आई थी। उसके बाद सितंबर के बाद 5th जनरेशन आ गई थी जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। इसके अंदर काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं। FX वेरिएंट होता है, स्टिंगरे होता है, और स्टिंगरे इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता है। उसमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, बट दिस वन इज़ द बेस वेरिएंट। तो आपने ये गाड़ी इसी साल में 18 लाख की ली थी, और इस बजट में आपने कोई और गाड़ियाँ कंसीडर की थी जब ले रहे थे? की थी। बेसिकली मेरा बजट जो था वो इससे भी कम था। मेरा बजट 15 लाख के अराउंड था मुझे, ताकि यानी कि आपने अपना बजट बढ़ाया है। बजट बढ़ाना पड़ा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 14-15 में मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं मिल रहा था। उस टाइम बेसिकली एकदम बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही थी उसकी, प्राइसेस ज़्यादा हो रही थी, डॉलर ज़्यादा हो रही थी, और सभी जो है वो, और कोई भी बेचने के मूड में नहीं था उस टाइम पे। एक टाइम इस तरह लोग कह रहे थे कि महंगी हो तो ही बेचूंगा। हाँ, सब लोग यही चाह रहे थे, और जिससे मैंने ली थी उसका भी मूड कुछ इस किस्म का ही था कि अगर लेनी है तो लें, अदरवाइज वो वेट करने को रेडी था। तो आपने कहा 18 लाख में ये मिल रही है। हाँ, आई थॉट कि ये 18 से एकदम फिर 20 से ऊपर जब चली जाएगी तो मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगा, और मुझे चाहिए थी उस टाइम, मतलब अर्जेंट नीड थी, तो फिर मैंने। ठीक है, इस प्राइस रेंज के अंदर मेरे ख्याल से आज की मार्केट के लिहाज से आपको होंडा सिविक भी मिल जाती है जो थी रिबॉन, 2010 मॉडल 11 मॉडल मिल जाती है, और ये भी 12 मॉडल है, कोई इतनी नई नहीं है उससे। उसके अलावा करोला भी आपको मिल जाती है 12-13 मॉडल, या 12-13 तो नहीं, GLI जो है 10 मॉडल मिल जाएगी आपको इस प्राइस रेंज में। तो व्हाई शुड वी चूज दिस कार ओवर दोज सेडान्स? क्या रीजन है? क्या फ्यूल एफिशिएंट है या छोटी है? उस वक्त मेरे माइंड में यही था कि ये फ्यूल एफिशिएंट होगी, और सेकेंडली मुझे ये था कि थोड़ी स्मार्ट कार चाहिए थी, बेसिकली फैमिली के लिए चाहिए थी। तो लेडीज़ के चलाने के लिए मुझे लगा था कि ये एक स्मार्ट कार होगी और इजीली ट्रैफिक में से निकलने के लिए तो आसान है। ठीक है, आपने फ्यूल एवरेज की आपने बात की है, तो क्या फ्यूल एवरेज दे रही है ये? फ्यूल एवरेज ये इट इज़ हायर देन माई एक्सपेक्टेशंस। ये 14 के अराउंड है। और जब आप ले रहे थे गाड़ी तब आपने क्या एक्सपेक्ट किया? मेरा ख्याल था कि ये मतलब ज़्यादा अच्छी फ्यूल एवरेज होगी इसकी, 17-18 दे देगी, छोटा सा इंजन है। हालांकि ये केस नहीं होता। जो ये पुरानी 2012, 15, 16 तक की जो 660 सीसी गाड़ियाँ हैं ना, वो इतनी की एवरेज देती हैं। उसके बाद उन्होंने कोई नई टेक्स लेके आए थे, जैसे ENE चार्ज या सेमी हाइब्रिड, तो उनकी फ्यूल एवरेज अच्छी होती है, बट ये इतनी की देती है। और जो रिबॉन है वो भी 12 दे देती है एवरेज, 10-12। मेरे ख्याल से आपको रिकंसीडर कर लेते हैं डिसीजन, इसको सेल करके वो ले लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टाइलिंग ऑफ द कार। बीइंग अ वैगन आर, ऑफ कोर्स इसकी हाइट ज़्यादा है क्योंकि वैगन की तरह उन्होंने बनाई है स्पेस ज़्यादा करने के लिए, और जो रिम्स हैं बेस वेरिएंट में ये स्टील वाले ही आते हैं। नथिंग स्पेशल गोइंग ऑन हेयर। जब आप गाड़ियाँ और देख रहे थे, आपने और गाड़ियाँ देखी होंगी जैसे कि मूव या N1,
और फिर आपने ये ली, तो स्टाइल के बारे में बताएं। वाई यू कंसिडरिंग कि मुझे स्टाइलिश गाड़ी भी चाहिए, या आप सिर्फ यही देख रहे थे कि गाड़ी मिल जाए? नॉट रियली, स्टाइलिंग का मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं था, मुझे यूजेज का था और कंफर्ट का था। इसके मुझे इंटरनल जो सीट्स थी वो काफ़ी बाकियों से जो है वो बेटर लगी थी, कंफर्ट में सही है, सही है। लगी थी। और हाइट भी डेफिनेटली एक इट लुक्स गुड, थोड़ा सा बड़ी गाड़ी लगती है, यू नो, प्रैक्टिकल भी हो जाती है ऑफ प्रैक्टिकल हो कोर्स। जाती है। और इसके जो लाइट्स वगैरह हैं वो सारी नॉर्मल हेलोजन बल्ब्स हैं, बीइंग द बेस वेरिएंट। पीछे वाइपर है, उसके अलावा जो पीछे हाई माउंटेड ब्रेक लाइट भी है, और आप जो इसका ट्रंक है वो भी बाहर से खोल सकते हैं। हाँ, और अच्छी बात ये थी कि इसकी लाइट्स जो थी वो चेंज ऐसे नहीं हुई हुई थी, ओरिजिनल लाइट्स हैं। हाँ, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ थी जिसमें चेंज हुई हुई थी। अब ट्रंक खोल ही लिया हमने, अंदर एक बेबी सीट भी पड़ी हुई है। हाँ। इसमें आइसोफिक्स हैं जो चाइल्ड सीट को फिक्स करने के लिए होते हैं, माउंट्स। हाँ हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स जापानीज गाड़ी है वो तो होंगे, पाकिस्तान में वो निकाल देते हैं। तो चाइल्ड सीट जब आप रखते हैं तो कोई इशू वगैरह तो नहीं होता? नहीं, ठीक है, इजीली आ फिक्स हो जाती है। हाँ। और जो सीट्स हैं पिछली रिक्लाइन हो जाती हैं? रिक्लाइन में हो जाती नहीं, हैं मेरा ख्याल है हो जाती हैं। ये हो जाती हैं, और काफी इसकी इनफ बूट स्पेस है, क्रोला श्रोला से बड़ी हो जाती है इसकी हाँ, बूट। स्पेस, इंटरनल स्पेस मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि इसकी सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल हैं। ठीक है। और बाकी स्पेस यूटिलाइजेशन अच्छी है। उसके साथ वाइपर का बता दिया, उसका वॉशर भी है। पीछे रिवर्स कैमरा नजर आ रहा है, ये आपने लगवाया या पहले से लगा हुआ था? ये पहले जो प्रीवियस ओनर था उसी ने शायद लगवाया। हाँ, ये इसमें originally स्टॉक नहीं नहीं आता, हाँ। ये लगवाया होगा उसने। फ्रंट पे नहीं था लगा हुआ इसमें, लेकिन बैक पे लगा हुआ। कमिंग टू द फ्रंट, बेस वेरिएंट में ये प्लास्टिक की ग्रिल आती है, उसके नीचे भी प्लास्टिक की ग्रिल्स हैं, और जो लाइट्स हैं वो हेलोजन बल्ब्स हैं, उसके टर्न सिग्नल्स भी हेलोजन वाले बल्ब्स हैं। जो हायर वेरिएंट्स होते हैं उनके अंदर एलईडी लाइट्स भी आती हैं, और ये सारी क्रोम की होती है ग्रिल। स्टिंगरे जो होती है उसकी शेप भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो कह लें एक फेस अपलिफ्टेड मॉडल है, उसकी ज़रा स्लीक सी लाइट्स होती हैं। और ये 4th जनरेशन है, और जो 5th जनरेशन है उसके अंदर जो फ्रंट एंड है वो ऑलमोस्ट सेम था, रेयर एंड भी ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, डिफरेंस। उसके अलावा टायर्स 13 इंचेस के हैं, और मेरे ख्याल से आपके टायर चेंज होने वाले हैं। आपको पता है क्या कॉस्ट आ रही है टायर्स की? टायर चेंज होने वाले मैंने अभी आज ही बल्कि इनफैक्ट इसके रेट्स लिए हैं। अच्छा। जो चाइनीज़ हैं वो अराउंड 10 to 12 के अराउंड एक टायर मिल रहा है, यानी कि 40 to 50,000 में आपके टायर्स चेंज हो जाएंगे। हाँ। उसके अलावा इसके साइड पे ओल्ड फैशन टर्न सिग्नल्स हैं, और ये बड़े साइड मिरर्स हैं। और जो इसका पेंट है अब्दुल्ला भाई, मुझे लग रहा है ये रीपेंटेड है। ये सारी रीपेंटेड है। बेसिकली मैंने जिससे ली थी वो एक इन्वेस्टर था, वो गाड़ियां खरीद के उसको थोड़ा refresh सेट करके करवा के हाँ और तो फिर बेच sell करता। करता उसने था। बताया था, मतलब उस टाइम अभी बिल्कुल फ्रेशली पेंट हुई थी जब हमने इसको देखा है। सही हो गया। सो हमने इसकी स्टाइलिंग की बात कर ली, प्राइसेस की बात कर ली, अभी हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसमें 660 सीसी इंजन आता है, जो कि तकरीबन 60 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। सो हाउ डज इट परफॉर्म इन द सिटी ऑन द लॉन्ग रूट? अगर आप लेके गए हैं कहीं पे, आपको पावर का मसला फील हुआ हो कि कम पावर है या कोई ऐसा? लॉन्ग रूट पे इसको लेके ही नहीं गए, ये बिल्कुल सिटी के अंदर जो रश एरियाज होते हैं उसी में ही, और बिल्कुल शॉर्ट रूट्स पे ही जो है वो यूज़ हुई है, और उसमें ऐसा चलाने में कोई इशू नहीं है, ठीक चल रही है। ऑफ कोर्स आपके पास यारिस भी, हमने उसका भी रिव्यू किया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे वो बैनर आ रहा होगा, आप उसे क्लिक करके वो रिव्यू भी देख सकते हैं। तो यारिस से अगर हम कंपेयर करें, करना तो नहीं चाहिए, बट स्टिल दैट्स अ 1300 सीसी कार, लेकिन उसका ऑफ कोर्स वेट भी ज़्यादा है। तो लेकिन इसका वेट भी कम है, इंजन बेशक छोटा है, तो इतना ज़्यादा नहीं आपको डिफरेंस फील होता होगा मेरे ख्याल से। यारिस को हम लोग मेनली यूज़ करते हैं अपने लॉन्ग रूट्स के लिए, और इसको सिटी के लिए फैमिली के लिए ये यूज़ होती है। परफेक्ट कॉम्बो है। हाँ, और इसकी लेकिन उसकी कंपैरिजन में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि सीट्स इसकी जो है ज़्यादा कंफर्टेबल, यारिस से भी ज़्यादा कंफर्टेबल। अच्छा, इसकी सीट ज़्यादा कंफर्टेबल? यार ये टोयोटा के बारे में हमने उस वीडियो में बात की थी कि फेमस है उसकी। फॉर्च्यूनर ले लो या जो मर्जी गाड़ी ले लो ना, सीट्स नहीं कंफर्टेबल होती। और इसका ये है कि इसकी जो फ्रंट सीट्स हैं वो आपस में ज्वाइन है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो स्पेस, बेशक छोटी गाड़ी लेकिन उसकी सीट की स्पेस बढ़ जाती है। प्रैक्टिकलिटी के अंदर अगर हम इसकी जो डोर स्पेसेस या कैबिन स्पेसेस हैं उनकी बात करें तो इसमें बोतल तो नहीं आ सकती, आपकी फाइल्स वगैरह आ सकती हैं। फाइल्स आ सकती हैं, बोतल नहीं आ सकती, ग्लास होल्डर कोई नहीं है, और अगर इसमें आगे भी कोई नहीं है, डोर में भी नहीं है और उस तरफ भी कोई नहीं। ग्लास होल्डर है ही नहीं, मेरे ख्याल से है यहाँ पे, ये देखिए। अच्छा, मुझे खुद नहीं पता। ये निकल आया इसके अंदर ग्लास होल्डर दोनों तरफ नहीं, इस तरफ ही है मेरे ख्याल से। और उसके अलावा यहाँ पे जो इसके बटन्स हैं
इसमें आपके विंडो के स्विचेस हैं और साइड मिरर इसके रिट्रैक्टेबल है, यारिस के नहीं थे। हाँ, इसके हैं। मेरे ख्याल से फीचर्स वाइज तो यारिस से आगे है ये। इसके अलावा इसमें यार अगर आप मोबाइल रखें वो तो घूम जाएगा। नहीं, इसमें मोबाइल नहीं, मोबाइल फिर मैं मोस्टली यहीं पे रखता हूँ। ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें वैसे बहुत कंफर्टेबली नहीं आता। Coming inside the 2012 WagonR Japanese, there is not much going around in the interior. आपका कन्वेंशनल सा वही जापानीज 660cc गाड़ियों वाला इंटीरियर है और स्टीयरिंग के ऊपर कोई कंट्रोल्स नहीं है। आपकी जो राइट साइड है उसके ऊपर सिर्फ आपके हेडलाइट के एडजस्टेबल कंट्रोल्स हैं। उसके अलावा एसी वेंट है और ग्लास होल्डर है। इस साइड पे आए आपके जो एसी नॉब्स हैं, कन्वेंशनल नॉर्मल एसी है। जो इसके हायर एंड वेरिएंट्स होते हैं ना वैगनआर के, स्टिंगरे वगैरह, उसके अंदर आपका क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह भी आता है। इसके अंदर 4 स्पीड ऑटोमेटिक भी आती है, सीवीटी भी आता है और मैनुअल भी आता है। खैर पाकिस्तान में जो इंपोर्ट होती थी उनके अंदर सिर्फ ये ऑटोमेटिक 4 स्पीड ही आता है। उसके अलावा स्क्रीन है, ये आफ्टर मार्केट है। और जो मुझे जापानीज़ गाड़ियों की एक अच्छी बात लगती है ना, वो अपनी जो स्पेसेस होती हैं ना, कभी स्पेसेस या ग्लव बॉक्सेस, उनको बड़े इंटेलिजेंटली बहुत ज़्यादा ना प्रैक्टिकल बनाते हैं। लाइक इस गाड़ी के अंदर 3 ग्लव बॉक्सेस हैं। एक ऊपर है, यहाँ पे भी आप अपना सामान रख सकते हैं। उसके बाद नीचे है जो ओपन है। उसके बाद एक तीसरा ग्लव बॉक्स है जो कि नीचे है। एंड दैट्स इट अबाउट द इंटीरियर। यहाँ पे आपके सन ग्लासेस होल्डर हैं और लाइट है, ये सारा कुछ वही नॉर्मल। जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है ना इस गाड़ी के अंदर, इसमें आप फ्रंट सीट्स पे 3 लोग भी बैठ सकते हैं। वो इस तरह से कि जो इसका आर्मरेस्ट है ना वो नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। और ये जो इसके सीट बेल्ट के हैं लिवर्स, वो भी जा सकते हैं नीचे और यू कैन सिट हेयर। तो कोई छोटा बच्चा है वो इधर बैठ सकता है। लॉन्गर जर्नी में परेशान करेगा क्योंकि इसके अंदर नीचे भी कुछ नहीं है। सो यू कैन ईजीली सेट 3 पीपल इन दिस कार इन द फ्रंट। तो बेसिकली ये पाकिस्तानियों के लिए 6 सीटर गाड़ी हो गई है। नाउ कमिंग टू द रेयर सीट्स ऑफ द वैगनआर, जो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करते हैं वो है इसकी स्पेस। जो हेड स्पेस है बीइंग अ वैगनआर वो बहुत ज़्यादा है। और जो नी रूम है, मेरा जो कद है वो 5'8" है, उसके लिहाज से नी रूम होंडा सिविक या टोयोटा करोला वाला अवेलेबल है। जो अंडर थाई स्पोर्ट है वो इस गाड़ी की इतनी अच्छी नहीं है। और पिछली सीट्स पे 3 एडल्ट्स तो नहीं बैठ सकते। मिडिल के अंदर जो है एक स्पेस भी मौजूद है। उसके अलावा जो इसके सीट बेल्ट के होल्डर्स हैं वो भी नीचे नहीं जाते ज़्यादा, और उसके पीछे भी प्लास्टिक है। उसके अलावा सेफ्टी के लिए पीछे कोई एयर बैग्स मौजूद नहीं है, फ्रंट पे 2 एयर बैग्स मौजूद हैं। और उसके अलावा जो रिक्लाइनर होते हैं सीट्स के पिछली, ताकि आपकी बूट स्पेस बड़ी हो सके, वो सीट्स के इस एरिया में अवेलेबल है। और यहाँ पे जो हेडरेस्ट हैं वो भी 2 ही अवेलेबल हैं, तो इस लिहाज से ये 2 लोगों के लिए हैं पिछली सीट्स। जो शॉर्टर जर्नीज़ हैं उसके लिए यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं। मिडल में आप एक चाइल्ड को बैठा सकते हैं, और इसके दरमियान में भी कोई हम्प नहीं है, उसके लिए उस वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस मिल जाती है। जो डोर्स हैं उसके स्पीकर्स के साथ जो है आपके कप होल्डर्स हैं, जिनमें एक 1/2 लीटर की बोतल भी आ सकती है, बल्कि 2 बोतल्स आ सकती हैं। उसके अलावा ऊपर आर्मरेस्ट के ऊपर यहाँ पे आपके जो विंडो स्विचेस हैं वो मौजूद हैं, और यहाँ पे डोर हैंडल है विच इज़ ऑल प्लास्टिक, कोई लग्जरी नहीं है, नो नथिंग। दैट्स इट अबाउट द रेयर सीट्स ऑफ द वैगनआर। सो इट्स अ प्रैक्टिकल कार, स्पेस के लिहाज से काफ़ी प्रैक्टिकल है, और इट्स जस्ट अ बाय एंड ड्राइव कार। अभी तक का जो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है इसको चलाने का, हमने थोड़ी सी बात तो की है कि आप यार इसको लॉन्ग रूट्स के लिए यूज़ करते हैं और इसको शहर के लिए। इसका जो कंफर्ट है, सस्पेंशन वगैरह, उन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी बात करें। और फीचर्स आपकी ड्राइविंग के साथ किस तरह से आपको हेल्पफुल हैं? कोई हैं ऐसे हेल्पफुल, जैसे रेन सेंसर्स होते हैं मोस्टली गाड़ियों में? नॉट रियली, ऐसे कोई उस तरह के फीचर्स मुझे तो नहीं पता। बीइंग द बेस वेरिएंट इसमें कोई इतने फीचर्स नहीं है। लेकिन वैसे ड्राइविंग वाइज देखा जाए या सस्पेंशन वाइज देखा जाए तो आई एम सेटिस्फाइड। पावर स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग है, और सस्पेंशन सॉफ्ट है काफ़ी। जो इस लेवल की छोटी गाड़ियाँ होती हैं, बेसिकली उस टाइम जब मैं देख रहा था तो जो न्यू कार्स में आ रही थी वो ऑल्टो थी, जो न्यू में और वो उस टाइम पे 24-25 लाख तक में चली गई हुई थी, और उससे भी ऊपर जा रही थी। डे बाय डे प्राइसेस इंक्रीज कर रही थी। उसको मैंने ड्राइव किया हुआ, जो ऑल्टो है पाकिस्तानी वाली, वो उसके कंपैरिजन में तो इसकी सस्पेंशन, इसके ड्राइव, इसका काफ़ी कुछ बहुत बेहतर है। एक ये भी रीज़न थी मुझे ये लेने की, क्योंकि न्यू कार्स में मेरे पास वो ऑप्शन थी सिर्फ। अच्छा, वैसे वो जितनी एक्सपेंसिव थी ना, इससे उसने वो आपके पैसे बचा लेने थे। उसकी वजह ये है कि जो उसकी फ्यूल एवरेज है ना वो 17-18 आ जाती है। हमारी यूज़र रिव्यूज़ का बेसिक मकसद ये होता है कि व्यूवर्स जो हैं वो वीडियो को देख के ये जान सकें कि इज़ द कार वर्थ इट, क्या हमें ये लेनी चाहिए, क्या कोई और गाड़ी लेनी चाहिए।
सो टेल मी कि आज अगर आपके पास यही बजट हो 2 मिलियन का और आपने एक नई गाड़ी लेनी हो या यूज्ड गाड़ी लेनी हो इसी सेगमेंट में, जो छोटी 660 सीसी का जो सेगमेंट है उसके अंदर, तो आप यही गाड़ी कंसीडर करेंगे या कोई और ऑप्शंस भी देखेंगे? डेफिनेटली ऑप्शंस देखूंगा, अगर तो कोई बेटर ऑप्शन, स्पेशली अब अगर मैं देखता हूँ दोबारा तो मैं इसकी फ्यूल एवरेज पे लाजमी जब फोकस करूंगा, क्योंकि उस टाइम पे एक ये चीज़ जिसका मैंने एज्यूम कर लिया था कि इसकी फ्यूल एवरेज अच्छी होगी, छोटी गाड़ी है। तो अब नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ, बाकी सारी गाड़ी अच्छी है, बाकी मैं सेटिस्फाइड हूँ हर तरह से, लेकिन अगर मैं दोबारा देखूंगा तो मैं ऑप्शन सिर्फ इस तरह से देखूंगा कि इसकी फ्यूल एवरेज किसी और गाड़ी की अगर बेटर मुझे मिलती है तो आप उस गाड़ी को चूज करेंगे। गाड़ी को प्रेफर कर सकते हैं। फ्यूल एवरेज के लिए जो इससे बेहतर गाड़ियां उनमें ऑल्टो आ जाती है, डाई हार्टसो मूव की भी थोड़ी सी बेहतर है, और अब तो काफ़ी सारी इसी में जो स्टिंगरे आती है उसमें सेमी हाइब्रिड भी आती है, उसकी भी एवरेज बेहतर है। तो इफ़ यू वांट एवरेज, दिस इज़ नॉट द कार फॉर यू। अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए तो दिस इज़ द कार फॉर यू। आपको प्रैक्टिकलिटी चाहिए नॉर्मल एवरेज, तो दिस इज़ द कार फॉर यू। और ऑफ कोर्स बजट का बड़ा होता है, जो मूव या स्टिंगरेज और इस तरह की हैं वो 30-30 लाख की आज मिल रही हैं, जहाँ पे ये 20 लाख की मिल रही है। तो अगर 2 मिलियन का बजट है आपके पास, आप यूज्ड ऑल्टो ले सकते हैं या ये गाड़ी ले सकते हैं। अगर आपका 3 मिलियन का बजट है, यू कैन कंसीडर सम अदर कार्स। तो आई गेस दिस इज इट अबाउट द Suzuki Wagon R, 4th generation. See you in the next video. Until then, Allah Hafiz.